नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे ऑनलाइन यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर। हम पढ़ रहे थे कक्षा 12 की फिजिक्स का चैप्टर 1 विद्युत क्षेत्र, और उसमें हम काफ़ी कुछ चीज़ें कवर कर चुके थे। आज हम अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं। तो हमने ये देखा था कि जब दो आवेश हो, दोनों पर आवेश समान हो, यानी इधर भी Q इधर भी Q, लेकिन उन पर ध्रुवता क्या हो, विपरीत, यानी एक पर -Q और एक +Q। तो इस तरह का जो युग्म बनता है उसको हम क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब हम विद्युत द्विध्रुव का आकलन कैसे करते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का? तो इन दोनों के बीच की दूरी हमेशा हम मानते हैं 2a, और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम दर्शाते हैं P से। और विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, P। दोनों में से कोई भी एक आवेश यानी कि Q, और उन दोनों के बीच की दूरी 2 है। इन दोनों का जो गुणनफल होता है उसको हम क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है। आज हम जो अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे वो इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण अक्ष पर और निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो हम उससे पहले ये देख लेते हैं कि अक्ष और निरक्ष क्या होता है। जैसे सपोज दैट ये एक विद्युत द्विध्रुव है, इसके इस बिंदु पर यानी कहीं पर भी अगर मैं कोई बिंदु ले लूं तो ये कहां पर कहलाएगा, इसके अक्ष पर वो बिंदु कहलाएगा। और अगर इसके लंबवत, इसके मध्य बिंदु से गुजरने वाले तल, तो इस रेखा को मैं क्या कहूंगा, निरक्ष रेखा। ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके थे। इसको कहते हैं अक्ष और इसको कहते हैं निरक्ष। तो इस पर कोई बिंदु होगा तो उसका हम किस तरह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की, माफ करना थोड़ा राइटिंग अच्छी नहीं है तो थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा आप लोगों को। तो हमने ले लिया ये एक विद्युत द्विध्रुव, यहाँ पर है -Q, यहाँ पर है +Q। इन दोनों के बीच की दूरी हम जानते हैं क्या लेते हैं, 2a। इसका मध्य बिंदु मान लिया P। तो हमारा सबसे पहला टास्क है कि उसके अक्ष पर कोई बिंदु स्थित है। ठीक है। तो हमने उसके अक्ष पर एक बिंदु ले लिया, सपोज दैट यहाँ बिंदु ले लिया P। इस बिंदु पर हमें क्या करना है, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर ये बिंदु दिखाई दे रहा है आपको। अब सबसे पहले ये दूरी, तो हम मानते हैं जब भी हम चाहे अक्ष के कारण निकालें चाहे निरक्ष के कारण निकालें, हमेशा विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से दूरी आंकलन करेंगे। तो हमने मान लिया कि विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर कोई बिंदु स्थित है जिसकी उसके मध्य बिंदु से दूरी कितनी है, r दूरी है। ये दूरी हमने मान ली। तो अब हम इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। ठीक है। तो हमें पता है, हमने पढ़ा है अध्यारोपण के सिद्धांत में कि जब भी हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है किसी युग्म के कारण या किसी अपन कह सकते हैं बहुत सारे आवेशों का समूह होता है उसके कारण, तो किसी जो टोटल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो सबके अलग अलग विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी उनके योग के क्या होगी, सदिश योग के क्या होगी, बराबर होगी। तो हम क्या करेंगे, पहले +Q आवेश के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, फिर -Q आवेश के कारण उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, फिर उन दोनों का क्या कर लेंगे, टोटल कर लेंगे। तो हमने मान लिया कि ये विद्युत द्विध्रुव है, उसके अक्ष पर उसके मध्य बिंदु से r दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम लेते हैं +Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है। तो हमें पता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, E = KQ/R²। ये हम जानते हैं।
ठीक है। अब हमें क्या करना है, बिंदु P पर ज्ञात करना है, किसके कारण, प्लस Q आवेश के कारण। तो हमें यह देखना पड़ेगा कि प्लस Q आवेश के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात क्या होगी। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है उसकी दिशा हमेशा -Q से +Q की तरफ होती है। यानी जो P होगा, P कौन सा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, उसकी दिशा -Q से क्या होगी, +Q की तरफ होगी। ठीक है। एक चीज हम और जानते हैं कि जब भी +Q आवेश रखा होता है, +Q धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर होती है और ऋणावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर की ओर यानी उसकी तरफ होती है। तो हम बिंदु P पर अगर +Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा देखें तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी ये हम कह सकते हैं E + Q की दिशा। और अगर इधर इसकी बात करें -Q के कारण, तो -Q के कारण क्या होगी, इस साइड में, यानी इधर क्या होगी E - Q। आई बात समझ। तो हम सबसे पहले क्या ज्ञात कर रहे हैं, E + Q। तो E + Q क्या होगा, E + Q में क्या होगा, KQ बट्टा अब R की जगह में क्या लेना है, दूरी। यहाँ पर ये R नहीं है, मैंने नॉर्मली जो फॉर्मूले का वो यूज किया। यहाँ पर R ज्ञात करना है, तो R क्या होगा, जो आवेश है और उसके बिंदु है उन दोनों के बीच की दूरी। तो ये पूरी दूरी कितनी है, R, उसमें से ये माइनस कर दो A, ये कितनी दूरी है, A, तो R में से A निकल जाएगा। तो अपने पास E + Q का फॉर्मूला क्या बनेगा, KQ बट्टा R - A का होल स्क्वायर। अब हमें दिशा भी साथ में लेनी है, तो हम यहाँ पर सदिश का चिन्ह लगा देते हैं। तो देखिए +Q के कारण इधर दिशा है और पहले से ही हम जानते हैं कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा भी क्या है, यही, और हम इसी को बेस मान रहे हैं, इसको आप P कैप नाम दे दीजिए। P कैप मतलब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा, तो वो भी इधर है और E + Q की दिशा भी इधर है, तो दोनों ही क्या है, एक दिशा में। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, P कैप सिंपल सा यानी प्लस आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, अब हम -Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो हम देख लेते हैं, -Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, तो E - Q क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो KQ ही होगा, आवेश यहाँ पर प्लस माइनस का ध्यान नहीं रखना, बस परिमाण देखना है। ठीक है ना, ये सिर्फ उसकी तीव्रता को दर्शाता है। ठीक है, दिशा हमें किसके सापेक्ष लेनी है, P कैप के सापेक्ष। तो देखिए पहले दूरी ले लेते हैं। तो दूरी क्या होगी, -Q से इस बिंदु P के बीच की दूरी। तो यहाँ पर -Q और +Q के बीच की दूरी पूरी कितनी होती है, 2। ठीक है, तो ये आधी दूरी कितनी हो गई, ये A। अब हम जानते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, R है, यानी कि इसके मध्य बिंदु से बिंदु P तक की दूरी क्या है, R, और ये प्लस में क्या है, A एक्स्ट्रा है। तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, R + A का होल स्क्वायर। समझ में आया। अब बात करते हैं P कैप। तो P कैप का तो P कैप हो गया, लेकिन हमें P कैप देखना है इसके सापेक्ष, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सापेक्ष। तो देखिए -Q आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसकी दिशा इधर है, ये हमने बनाया, और P की दिशा इधर है, यानी दोनों एक दूसरे के क्या है, विपरीत दिशा में। तो हम यहाँ P कैप की जगह पर क्या लिख देंगे, -P कैप। ठीक है, तो ये माइनस आगे आ जाएगा, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, E - Q सदिश बराबर -KQ बट्टा R + A का होल स्क्वायर। ये हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब हमें क्या ज्ञात करना है, इन जो कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो, तो कुल क्या होगी, हमने अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ा है कि दोनों का जो योग होगा, सदिश योग, वही क्या होगा, कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो हम यहाँ पर अध्यारोपण के सिद्धांत से लिख सकते हैं, कुल E जो होगा वो क्या हो जाएगा, E + Q + E - Q। ठीक है, इधर चित्र को हम साइड में कर लेते हैं। अब इनकी वैल्यू समीकरण 1 और 2 से अपन क्या करते हैं, पुट कर देते हैं। तो देखो अपने को क्या मिल जाएगा, E सदिश बराबर E + Q की वैल्यू क्या है, KQ बट्टा R - A का होल स्क्वायर। ठीक है, P कैप प्लस -KQ बट्टा R + A का होल स्क्वायर P कैप।
जो जो कॉमन आ रहा है उनको कॉमन ले लीजिए, बाकी को अंदर ले लीजिए। तो देखिए के क्यू दोनों तरफ कॉमन आ रहा है, यहाँ हम क्या लिख सकते हैं 1/r माइनस ए का होल स्क्वायर, और ये माइनस प्लस गुणा होकर माइनस हो जाएगा 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर, और बाहर क्या आ जाएगा पी कैप। पी कैप क्या दिशा दर्शा रहा है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा को, ये एकांक सदिश है। ठीक है, एकांक सदिश का काम क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ दिशा प्रदर्शित करना। हमने ये 11th क्लास में पढ़ा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इसको सॉल्व करना है। थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं। तो देखिए के क्यू तो कॉमन ही है, यहाँ हम क्या लेते हैं, दोनों को एलसीएम ले लेते हैं, आर माइनस ए का होल स्क्वायर आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, आर माइनस ए से आर माइनस ए, ये कट गया, पीछे क्या बच गया आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ पर आर प्लस ए का होल स्क्वायर से आर प्लस ए का होल स्क्वायर कट गया, यहाँ क्या बच गया आर माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, मैं ये समझता हूँ कि यहाँ तक कोई दिक्कत आई नहीं होगी। एक बार वापस देख लीजिए, ई प्लस क्यू, उसके कारण क्या हो जाएगा के क्यू बट्टा आर माइनस ए का होल स्क्वायर, क्यों, क्योंकि ये दूरी कितनी है आर माइनस ए। पी कैप और ई प्लस क्यू दोनों एक ही दिशा में, इसलिए प्लस का चिन्ह, माइनस क्यू आवेश के कारण यहाँ पर क्या हो गया, दोनों विपरीत दिशा में, इसलिए माइनस पी कैप हो गया, और दूरी क्या हो गया आर प्लस है, बाकी सेम है। फिर हमने इसको सिंपल सा क्या किया, अध्यारोपण का सिद्धांत लगा के जोड़ा है। यहाँ तक समझ में आ गया, क्योंकि अब मैं बोर्ड ड्रॉप करूंगा, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, इससे आगे का सोल्व करते हैं। चलिए तो इससे आगे का सॉल्व करते हैं हम। यहाँ से हमने क्या किया, इसको एलसीएम लिया और इसको यहाँ पर किया। अब इसका क्या करते हैं, स्क्वायर खोलते हैं। तो देखो अपने को क्या मिलेगा, E बराबर के क्यू, यहाँ पर देखो क्या है आर प्लस ए का होल स्क्वायर, तो आर प्लस ए का होल स्क्वायर है, स्क्वायर खोलेंगे तो क्या होगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2AR। ठीक है, देन माइनस है, तो अंदर जो भी होगा उनके सबके चिन्ह क्या हो जाएंगे चेंज। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा अपने पास माइनस आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का क्या हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ पर क्या होगा माइनस 2AR, वो क्या बन जाएगा प्लस 2AR। ये सब आपको आता होगा। फिर देखिए अगर मान लो कोई दो आपको संख्याएं दी हुई है, उन दोनों का स्क्वायर दिया हो तो हम उन दोनों को गुणा में करके उनका स्क्वायर लिख सकते हैं। जैसे सपोज दैट 2 का स्क्वायर गुणा 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, देखो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 का स्क्वायर 9, ये क्या हो गया 36। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 2 इंटू 3 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, तो देखो 2 इंटू 3 क्या बनेगा 6 का स्क्वायर भी क्या होगा 36। तो इन दोनों को भी मैं ऐसे 7 लिख सकता हूं। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ r माइनस ए गुणा r प्लस ए, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए। देखो ये कैंसिल, ये कैंसिल, E बराबर क्या बन गया के क्यू, 2AR कितने हो गया 4AR बट्टा, इधर P कैप चल रहा है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये क्या होगा देखो A माइनस बी ए प्लस बी, A माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आगे सोल्व करते हैं। तो देखिए पी कैप साथ में चलो, इनमें से देखिए आर स्क्वायर को मैं अगर कॉमन ले लूं, तो अगर आर स्क्वायर कॉमन जाएगा तो उसका स्क्वायर भी तो बाहर आएगा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी कि आर की घात 4। ठीक है, और यहाँ क्या बच गया 4AR बट्टा, यहाँ आर स्क्वायर कॉमन चला गया, पीछे क्या बचा 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर का होल स्क्वायर पी कैप। ठीक है, अब देखिए इस r से ये r एक घात कैंसिल हो जाएगी, यानी यहाँ क्या बच जाएगा r क्यूब। अब देखिए ई सदिश क्या हो जाएगा
के क्यू बट्टा आर क्यू। ठीक है, फिर यहाँ क्या बन गया, अगर मैं इसको डायरेक्ट लिखूंगा 4a बट्टा 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, एक की तुलना में ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर का मान क्या है, बहुत कम है। तो ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर पहले से एक की तुलना में क्या है, बहुत कम है। तो इस वजह से इसका स्क्वायर करेंगे और स्क्वायर करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, और कम होता जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर क्योंकि ए का मान है वो आर की तुलना में क्या है, बहुत कम है, इसलिए हम ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर के पदों को क्या कर देते हैं, नगण्य मान लेते हैं। ठीक है, यानी ये नगण्य मान लिया, तो यहाँ सिंपल सा क्या बच गया, 1, 1 का स्क्वायर क्या हो गया, 1। तो अपने पास E बराबर क्या मिल गया, E बराबर अपने को मिल गया के क्यू इंटू 4a बट्टा आर क्यू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, वापस लिख देता हूं यहाँ पर E बराबर क्या हो गया, के क्यू इंटू 4a बट्टा आर क्यू। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, के 2k, यहाँ से मैंने 2 ले लिया, इसको क्या लिख दिया 2a इंटू क्यू बट्टा आर क्यू। हम जानते हैं p यानी कि यहाँ पे p क्या चल रहा है, सब जगह सदिश जब तक है वहां तक एकांक सदिश रहेगा। हम क्या जानते हैं, p यानी कि द्विध्रुव आघूर्ण, उसका मान क्या होता है 2a इंटू क्यू। तो हमारे पास E का मान क्या बच जाएगा 2kp बट्टा आर क्यू, यहाँ पर आ जाएगा p के, यानी जो परिणामी विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में ही होगी और उसका मान होगा, वो क्या होगा E बराबर 2kp बट्टा आर क्यू, यानी द्विध्रुव आघूर्ण के तो क्या होगी समानुपाती और आर क्यूब के क्या होगी विद्युत क्रमानुपाती। हम यहाँ से लिख सकते हैं E समानुपाती P और E समानुपाती 1 बट्टा आर क्यूब। ये हमारे पास परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला हो गया। किसके कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो मेरा वीडियो जरूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, उसमें हम करेंगे विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। थैंक यू वेरी मच।